नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट किए थे। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये एक्ट कब का है? 1881 का है। लास्ट क्लास में सबसे पहले तो हम लोग डिस्कशन किए थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होता है ना। तो नेगोशिएबल जो वर्ड है, फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, एग्जैक्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर हम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें तो नेगोशिएबल का मतलब था फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या था? फ्रीली ट्रांसफरेबल, राइट। इंस्ट्रूमेंट जो होता है कि इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, हमने बताया था कि इसको डिफाइन कहाँ पे किया है? स्टाम्प जो एक्ट है ना, स्टाम्प एक्ट 1899, उसमें इसको डिफाइन किया है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो नेगोशिएबल का मतलब तो हुआ कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है स्टाम्प एक्ट में जो डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट का, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो सर इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? हम इंस्ट्रूमेंट को समझाने से पहले हम बताए थे कि पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो हमने इसका एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में, बताया था कि अगर हम एक चेक की बात करते हैं, राइट, अगर हम एक चेक की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेक का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे सिग्नेचर होता है, यहाँ पे अमाउंट होता है कितना है। तो डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक जो अनसाइन चेक है, यानी कि जो चेकबुक है, अनसाइन चेक को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। जबकि अगर वही चेक साइन हो जाता है ना, जिस पार्टी के नाम से भी वो चेक है, अगर वो साइन हो जाता है तो वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। मतलब क्या है इसका? कि डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट के माध्यम से कोई राइट्स ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं किए जाते, है ना, या तो ट्रांसफर नहीं किए जाते, न तो मॉडिफाई किया जाता है, न तो एक्सटिंग्विश किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम उस चेक पे साइन करते हैं, उससे क्या होता है कि मेरी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि इस चेक में जो भी पार्टिकुलर अमाउंट हम मेंशन करेंगे, हमें उतना पैसा, ठीक है, सामने वाले पार्टी को देना पड़ेगा जब वो क्या करेगा, चेक बैंक में जमा करेगा। यानी कि उतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो इसका बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। तो डॉक्यूमेंट एक ऐसा पेपर है, हम समझे तो, है ना, जो कि बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है। यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। यानी कि हम बोल सकते हैं एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट इंस्ट्रूमेंट बट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहां से एक चीज निकल के आया। इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है? तो इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्टली यही मतलब है कि वैसे डॉक्यूमेंट, है ना, वैसे डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति, कोई पर्सन सर्टेन कुछ राइट क्रिएट करे, कुछ ऑब्लिगेशन जिससे क्रिएट हो, है ना, कुछ राइट एंड ऑब्लिगेशन ट्रांसफर किया जाए, है ना, या उसको मॉडिफाई किया जाए या एक्सटिंग्विश किया जाए। ठीक है, ये है इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि हम इंस्ट्रूमेंट से क्या समझते हैं। तो इस तरीके से अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग ये निकल के आया कि एक ऐसा फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, है ना, फ्रीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट जो कि खास करके, है ना, बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बिजनेस में कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लास्ट क्लास में हम ये भी डिस्कस किए थे, है ना, कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है इसको बनाने की क्या जरूरत थी, है ना। जब भी कोई एक्ट बनता है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड होते हैं। उसी तरीके से अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्यों बनाया गया होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ अगर हम देखें तो ये 1881 का है ना, यानी कि ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। जब हमारा संविधान आया उससे पहले का लॉ है, तो यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है। क्वेश्चन इज दैट कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाने की जरूरत क्या रही होगी, है ना, क्यों बनाया गया होगा। लास्ट क्लास में हम बताए थे कि डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में हमें पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है बिजनेस में कि हम कैश का आदान प्रदान अगर ज़्यादा करेंगे तो लाजमी है मेरे साथ रिस्क ज़्यादा एसोसिएटेड रहेगा, है ना।
होता है, लोगों के जान से मार देते हैं, है ना, पैसे छीन लेते हैं। तो ये सब जो रिस्क एसोसिएटेड है कि हम कैश को कैरी कैसे करें एक जगह से दूसरी जगह, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कैश को अवॉइड करने के लिए, उसके मतलब कैश के कैरी को अवॉइड करने के लिए कहीं ना कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाए गए कि हम क्या करें, ज़्यादा कैश न लेकर के इसके माध्यम से हम भी काम कर सकते हैं। अगेन अगर हम देखें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की फिर से बात करें तो फिर हम ये भी बताए थे लास्ट क्लास में कि जनरली क्या होता है कि अगर हम पार्टिकुलर किसी एक्ट की बात करते हैं, मतलब ये जनरल एक फिनोमिना है कि जो डेफिनेशन का पार्ट होता है वो जनरली उस एक्ट के सेक्शन 2 या सेक्शन 3 में लिखा होता है। जनरली किसी भी एक्ट की अगर हम बात करें, जब भी कोई कानून पढ़ते हैं तो डेफिनेशन वाला जो पार्ट होता है जनरली सेक्शन 2 में और सेक्शन 3 में ये चीज़ें कवर की जाती है। लेकिन अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एग्जैक्टली तो डिफाइन नहीं किया है कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन इन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या किया है, सेक्शन 13 में, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 13 में 1, मतलब इसमें न तो 2 है न तो 3 है, राइट। इन्होंने सेक्शन 13 में क्या बोला है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना, इंक्लूड, है ना, इंक्लूड, यानी कि एग्जैक्टली नहीं बताया इन्होंने कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या होगा, हम कैसे समझे इसको। इन्होंने बोला है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स, देखते हैं थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं पहले, ये इतना तक समझ में आ गया है ना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर इससे आगे बढ़े हम तो अगर देखें हम एज पर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, राइट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स पहला, इसमें पहला क्या आता है, प्रोमिसरी नोट, पहला इसमें आता है प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है, जिसको सेक्शन 4 में डिफाइन किया इन्होंने। फिर इसके बाद आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जिसको इन्होंने सेक्शन 5 में डिफाइन किया। और नेक्स्ट आता है चेक, जिसको इन्होंने सेक्शन 6 में डिफाइन किया। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, तो समझने के दृष्टिकोण से हमको ये ध्यान रखना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और इसमें क्या होता है कि सर जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो बोले कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसके माध्यम से एक व्यक्ति, है ना, क्या करेगा, कोई राइट ट्रांसफर करेगा, कोई ऑब्लिगेशन ट्रांसफर करेंगे, है ना, और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, एक्सटिंग्यूशन किया जा सकता है, तमाम सारी चीजें इसमें है। अब अगर हम एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें कि एक्ट क्या कहता है, तो कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स प्रॉमिसरी नोट्स, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। इन 3 चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कवर किया इन्होंने, है ना, कि प्रॉमिसरी नोट होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा, चेक होगा। यानी हमें इस एक्ट में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्ट है वो यही पढ़ना है, ठीक है, इसी चीज़ को हमको कवर करना है। और यहाँ पे जो चेक की कहानी है ना, इसके साथ साथ हमको डिमांड ड्राफ्ट भी देखना है ना, जो डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, है ना, वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हम और डिस्कस किए थे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम कैसे किसी इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है ना। तो हमने कुछ कंडीशन लिखवाए थे इसके लिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए कुछ कंडीशंस है ना। पहला उसमें कंडीशन था कि वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, है ना, कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है और अगर वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा तभी उस इंस्ट्रूमेंट को, है ना, पहला क्या था कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। यानी कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल है तभी वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। हमने फ्रीली ट्रांसफरेबल का मीनिंग लास्ट क्लास में बताया था, है ना, कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें जो 1872 में बनाया गया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए, है ना, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन के साथ करते हैं, है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए आप किसी के साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते हैं, है ना।
उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है कि हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो अपने मर्जी से किया जा रहा है, वॉलेंटरीली किया जा रहा है, किसी के दबाव में आकर ऐसा काम नहीं किया जा रहा है। अगर किसी के प्रेशर में आकर के ऐसा काम किया जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होगा, है ना। तो फिर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कोई वैलिडिटी यहाँ पे नहीं होगी। तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या लिखवाया था हमने? दूसरा चीज था कि इसमें सर्टेनिटी होना चाहिए, राइट। क्या होना चाहिए? सर्टेनिटी होना चाहिए। इस सर्टेनिटी का क्या मतलब है? तो सर्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है, अमाउंट एटसेट्रा। हालांकि सर्टेनिटी की भी बात करें तो ये चीज भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो चीजों का सर्टेन होना जरूरी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी यही कहता है कि जब भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, यानी कि चाहे प्रॉमिसरी नोट की बात करें, हम चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें या हम चेक की बात करें, बोला कि उसमें सर्टेन टाइम होना जरूरी है और उसमें सर्टेन अमाउंट होना भी जरूरी है। हम कभी भी एक प्रॉमिसरी नोट इस तरीके से नहीं बना सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आई प्रॉमिस टू पे अ लॉट ऑफ रुपीज, है ना। अ लॉट ऑफ का क्या मतलब होगा? चाहे आई प्रॉमिस टू पे लेस देन ₹100, तो लेस देन ₹100 कितना है ना, हाउ मच? आई प्रॉमिस टू पे, है ना, नॉट लेस देन ₹100 या मोर देन 100, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में लिखी गई है तो हम ये मानेंगे कि वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सर्टेनिटी नहीं है। यानी कि हमें ये लिखना पड़ेगा कि आई प्रॉमिस टू पे ₹100, एकदम उसमें क्लियर अमाउंट मेंशन किया जाना जरूरी है। दूसरा चीज है कि पार्टिकुलर टाइम भी मेंशन होना जरूरी है ना। टाइम भी मेंशन होना जरूरी है कि ये पैसे कब दिए जाएंगे, इसका ड्यू डेट क्या होगा, है ना। क्योंकि यही वो टाइम बार है, राइट, जहां से लिमिटेशन स्टार्ट होता है। जहां से क्या स्टार्ट होता है? लिमिटेशन स्टार्ट होता है। मतलब ये है कि अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको आज से 30 दिन के बाद पैसा देंगे, लेकिन अगर मैं 30 दिन के बाद वो पैसा नहीं देता हूं, ठीक है, तो लाजमी है कि मेरे ऊपर लायबिलिटी इंपोज हो जाएगी और सामने वाले व्यक्ति का राइट हो जाएगा कि मेरे अगेंस्ट में वो सूट फाइल कर सकता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि जब तक हम उस टाइम को मेंशन नहीं करेंगे, हाउ वी कैन काउंट द लिमिटेशन। इसके लिए भी एक्ट बना हुआ है, लिमिटेशन एक्ट 1963, जो ये बताता है कि हमें किस पार्टिकुलर मैटर के लिए कितने दिन के अंदर सूट फाइल करना चाहिए। इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी टाइम का होना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि चेक, अगर हम चेक की बात करें तो चेक की वैलिडिटी कितनी होती है? चेक की वैलिडिटी पहले 6 मंथ होती थी, लेकिन अब ये 3 मंथ्स ही होता है, राइट, 3 महीने ही होता है। तो जब तक चेक में हम टाइम को मेंशन नहीं करेंगे, जब तक चेक में टाइम नहीं रहेगा, हाउ वी कैन डिटरमाइन कि चेक वैलिड कितने दिनों तक होगा। इसलिए टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें सर्टेनिटी होना इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट एंड टाइम जरूरी होता है। फिर हम आगे लिखे थे, इसके बाद तीसरा जो कंडीशन था अपना, क्या था? तीसरा कंडीशन क्या था? तीसरी बात इसमें थी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, राइट। मतलब इसमें कोई कंडीशन हम नहीं लगा सकते। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो, हम प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक में कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि आई प्रॉमिस टू पे ₹100 व्हेन यू गेट मैरिज, है ना, मैरिड, कि आपकी जब शादी होगी, है ना, हो जाएगी, तो हम आपको ₹100 देंगे। इंडिया अगर मैच जीत जाएगी तो हम तुमको इतने पैसे देंगे। आज अगर बारिश होगी तो हम तुमको इतने पैसे देंगे, है ना। ध्यान रखे बात, इन सब चीज़ों को हम वेजरिंग एग्रीमेंट कहते हैं। इसको भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया है। और वेजरिंग एग्रीमेंट, है ना, वेजरिंग एग्रीमेंट जो होता है वो कंप्लीटली वाइड होता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी अगर हम देखें तो कोई भी कंडीशनल बातें नहीं होगी, है ना, यह अनकंडीशनल होगा। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करते समय कोई कंडीशन उसमें नहीं होगा कि ऐसा होगा तो हम पैसा देंगे, ठीक है। इसमें किसी भी कंडीशन का होना कोई जरूरी नहीं होता है। कंडीशन अगर है तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट और क्या पढ़े थे इसमें हम? नेक्स्ट क्या था? अगर, है ना? हाँ, द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज नॉट सब्जेक्ट मैटर। इसका क्या मतलब है थोड़ा सा पढ़ना, हम लास्ट क्लास में इसको भी डिस्कस किए थे। अगर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को देखें, है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक एक्ट है जो 1930 में बनाया गया था। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये कहता है कि जब तक, है ना, जब तक सेलर का यानी कि वेंडर का जो बेचने वाला है, जब तक सेलर के पास एक वैलिड टाइटल नहीं होगा, है ना, तब तक वह उस गुड्स को नहीं बेच सकता है। मतलब ये है कि ये मार्कर मैं तभी बेच सकता हूं जब हम इस मार्कर के मालिक होंगे। अगर इस मार्कर को मैंने चोरी करके लाया है और अगर मैं बेच रहा हूं इसको, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति खरीदने वाला भी ये जानबूझकर समझकर खरीद रहा है कि ये चोरी का मार्कर है, राइट, है ना, तो ध्यान रखें बात, चोरी का सामान खरीदने वाले भी चोरी होंगे। यानी कि वो भी, अगर वो गुड फेथ में खरीद रहा है, यानी कि उसको नहीं मालूम है कि ये चोरी का है, फिर उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होता, है ना, उसका टाइटल फिर इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ये मार्कर चोरी की मार्कर है तो हम जो टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं वो डिफेक्टिव टाइटल है। क्यों? क्योंकि हम इसके मालिक नहीं हैं। ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि कोई भी सामान हम तभी बेच सकते हैं जब हम उसके मालिक होंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है एक्चुअली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, है ना, कि सामान को बेचने के लिए एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट उसका मालिक होना जरूरी है, उसका बेटर टाइटल होना मेरे पास जरूरी है। लेकिन यहां पे क्या कहता है कि द टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर। मतलब यहां पे भले ही अगर मेरे पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, भले ही मेरे पास कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और वो गलत तरीके से है, मतलब गलत तरीके से मेरे पास आया है, वो कैसे आया है वो नहीं पता है, लेकिन वो जो तरीका है, प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है, बट स्टिल अगर मैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करता हूं तो सामने वाले व्यक्ति का टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा, वो इफेक्टिव टाइटल होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या कहता है कि अगर डिफेक्टिव टाइटल है तो डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर होगा, लेकिन यहां पे डिफेक्टिव टाइटल भी है तो सामने वाले व्यक्ति को जिसको हम ट्रांसफर करेंगे, यानी कि ट्रांसफरी का जो टाइटल होगा वो इफेक्टिव टाइटल होगा। क्या आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इसमें है ना, कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इसमें नेक्स्ट चीज क्या है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, ट्रांसफरी हैज राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट ट्रांसफरर। मतलब अगर हम किसी को कोई चेक देते हैं, कोई प्रोमिसरी नोट देते हैं या कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज देते हैं, और अगर वो पार्टिकुलर ड्यू डेट पे अगर वो ड्रॉ नहीं होता है ना, किसी कारण से अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है, चाहे हमने जो सिग्नेचर किया था वो सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, किसी भी कारण से अगर डिफॉल्ट होता है, राइट, अगर किसी कारण से डिफॉल्ट होता है तो ध्यान रखिए बात, इस डिफॉल्ट के केस में ट्रांसफरी, यानी कि हम जिसके नाम से इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे उसका ये अधिकार होगा कि मेरे अगेंस्ट में वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रोविजन है, इस कंडीशन को अगर हम याद रखेंगे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देख करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और नॉट। पहला चीज क्या था उसमें, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना जरूरी था, है ना। दूसरा क्या था उसमें, दूसरा था सर्टेनिटी। सर्टेनिटी किस रेस्पेक्ट में, तो सर्टेनिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट एंड टाइम, है ना। दूसरा था कि अनकंडीशनल होना चाहिए, कभी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल नहीं होना चाहिए, है ना। तुम एग्जाम पास कर जाओ, है ना, हम तुमको इतने पैसे देंगे, हम एक प्रोमिसरी नोट बना के दे दिए, लेकिन कंडीशन क्या लगा दिए, एग्जाम पास करोगे तब ये पैसा ड्रॉ होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा अगर है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई कंडीशन लिखी गई है तो हम समझ जाएंगे कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं माना जाएगा। टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर इज नॉट सब्जेक्ट मैटर, यानी ट्रांसफरर का टाइटल भले ही डिफेक्टिव हो, है ना, बट स्टिल ट्रांसफरी का जो टाइटल होगा वो इफेक्टिव टाइटल होगा। जबकि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है ना, तो लाजमी है कि ट्रांसफरी का टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा
फिर हम पढ़े यहाँ पे कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, है ना, डिफॉल्ट ट्रांसफरी हैज राइट टू फाइल अ सूट। अगर कोई भी डिफॉल्ट अगर होता है ना, ट्रांसफरर के द्वारा, तो ध्यान रखे बात, जो ट्रांसफरी होगा उसको ये अधिकार है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कि वो उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? यहाँ तक कोई डाउट? तो बेसिक कुछ यही बात थी, है ना। अब फिर हम लोग इसको मिटा करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अब जैसे इसमें एक एक करके हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि प्रोमिसरी नोट का क्या मतलब होता है ना। थोड़ा सा आप डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर उसको हम समझेंगे कि जो सेक्शन 4 में हमने जो हमने देखा था प्रोमिसरी नोट, इसका क्या मतलब है ना। थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन, फिर इसको डिस्कस करेंगे अपन। लिखो थोड़ा सा। According to Section 4 of the Negotiable Instrument Act, according to Section 4 of the Negotiable Instrument Act 1881, a promissory note is an instrument. A promissory note is an instrument in writing. Is an instrument in writing. Is an instrument in writing. Writing, right. In writing, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में, not being a banker note, not being a banker note or a currency note, not being a banker note or a currency note, not being a बैंक नोट और अ करेंसी नोट, बैंक नोट और अ करेंसी नोट, ब्रैकेट बंद, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, containing an unconditional undertaking signed by the maker, comma, to pay a certain sum, to pay a certain sum of money, pay a certain sum of money only to, comma, or to the order of, only to or to the order of, comma, a certain person, comma, or to the bearer of the instrument, or to the bearer of the instrument, or to the bearer of the instrument। ठीक है, थोड़ा सा पहले प्रोमिसरी नोट को समझने से पहले, थोड़ा इसको डेफिनेशन को समझने से पहले, थोड़ा सा पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रोमिसरी नोट एक्चुअली बनाता कौन है ना। ये कौन बनाता है, किसको देता है, लायबिलिटी किसकी इम्पोज होती है इसमें। तो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल समझे कि एक सेलर है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बायर है। सेलर ने बायर को 1 लाख का माल क्रेडिट पे दिया, 1 लाख का माल क्रेडिट पे दिया, उधार पे दिया, राइट।
सेलर ने बायर को 1 लाख का माल उधार में दिया, ठीक है। क्रेडिट का पीरियड 30 डेज है, 30 दिन है। बात यह है कि क्या कोई भी सेलर किसी भी बायर को क्या आंख बंद करके उधार देगा क्या, ठीक है। अगर 1 लाख का माल इसको दे रहा है तो लाजमी है, भले ही 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, लेकिन सेलर भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आश्वस्त होना चाहेगा कि हाँ हमें 30 दिन के बाद ये पैसा मिल जाएगा। क्वेश्चन ये भी है कि माल तो सेलर से बायर के पास चला जाएगा, कल के दिन में अगर बायर, है ना, कल के दिन में अगर बायर पैसा देने से मुकर जाए, मना करे, तो फिर सेलर के पास ऐसा क्या होगा, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके माध्यम से सेलर एक्शन लेगा। तो प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि जब भी इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे क्रेडिट की बात आती है, राइट, तो ये जो बायर है, राइट, बायर, प्रोमिसरी नोट किसके द्वारा बनाया जाएगा, बायर के द्वारा, है ना। चूंकि यहाँ पे नाम ही है प्रोमिसरी नोट, है ना, यहाँ पे बायर प्रॉमिस करेगा किससे, सेलर से, है ना। यहाँ पे बायर क्या करता है, प्रॉमिस करता है किससे, सेलर से। क्या प्रॉमिस करेगा, ये प्रॉमिस करेगा कि हम 30 दिन में आपका पैसा, है ना, दे देंगे। तो प्रोमिसरी नोट जो बनेगा वो किसके पार्ट पे बनेगा, बायर, बायर कहे हम, या हम डेटर भी बोल सकते हैं इसको यहाँ पे, है ना। और इस केस में अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पे एक क्रेडिटर है, ठीक है। तो यानी जो प्रोमिसरी नोट है वो बनाने वाले कौन है, डेटर है, डेटर है। ये प्रोमिसरी नोट बना करके किसको देता है, सेलर को दे देगा, राइट। तो सेलर के पास कहीं ना कहीं एक एविडेंस है, एक प्रोमिसरी नोट है जिसमें ये लिखा गया है बायर के द्वारा, ये पूरा कंप्लीटली स्टाम्प्ड होता है, साइंड होता है ना, तो सब साइंड रहेगा, स्टाम्प्ड रहेगा। तो ये सेलर के पास एक एविडेंस रहेगा कि इन केस अगर 30 दिन में पैसा नहीं मिला तो ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोमिसरी नोट सेलर कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट द बायर, ठीक है। तो अच्छा, एक तो मैंने सेल और बाय का एग्जांपल बताया, इसमें ये भी हो सकता है कि एक कोई पार्टिकुलर पर्सन है ना, मान लेते हैं कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है ना, जिसने राधा को कुछ पैसे उधार में दिए, है ना, मान लेते हैं कुछ पैसे क्रेडिट पर इन्होंने दिया, ठीक है, मान लेते हैं कुछ पैसा है, 5 लाख रुपए का उधार दिया इन्होंने, ठीक है। कितने दिन के लिए दिया, अगेन हम टाइम ले लेते हैं, 1 ईयर्स, मतलब इसमें 1 ईयर का टाइम पीरियड है, 1 साल के लिए मोहन ने राधा को 5 लाख रुपए की उधारी दी, राइट। अगेन मोहन तो आश्वस्त होना चाहेगा ना कि भाई हमारे पास क्या होगा अगर तुम पैसा नहीं दिए तो। इसके लिए फिर से यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस केस में राधा जो है वो बोरोवर है, कौन है वो, चूंकि यहाँ पे अब हम लोन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेल की बात नहीं कर, इसलिए मैंने वर्ड लिख दिया बोरोवर, राइट। इसकी बात करें, अगर हम मोहन की बात करें तो मोहन क्या है यहाँ पे, मोहन यहाँ पे लेंडर हो गया, है ना, कर्जदार है ना, है ना, और ये कर्ज लेने वाला है। तो यहाँ मोहन लेंडर है और इधर राधा क्या है, बोरोवर है। तो इस केस में भी राधा के पार्ट से एक प्रोमिसरी नोट बनाया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि हम 1 साल, है ना, जैसे ही आपका ड्यू डेट पूरा होगा हम आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ चुका देंगे, ठीक है। फिर अगेन अगर राधा कोई डिफॉल्ट करती है पैसे देने में, देन मोहन के पास ये अधिकार होता है कि मोहन एक्शन राधा के अगेंस्ट में ले सकता है। तो ये कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है। अब गौर से देखना, इसमें जो प्रोमिसरी नोट बनाता है ना, अब हम आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे। अभी तो ये बेसिक हम समझ रहे थे कि इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। अब है कि जो प्रोमिसरी नोट बनाते हैं, है ना, हम इसको ड्रॉवर कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रॉवर कहते हैं, ठीक है। और जिसके लिए बनाया जाता है इसको हम ड्रॉई कहते हैं, ठीक है। हम लास्ट क्लास में पढ़े भी थे, जिसके पास जाएगा इंस्ट्रूमेंट वो डबल ई वाला, है ना, कॉन्सेप्ट याद रखना, है ना। तो ए ड्रॉई हो गया और ए ड्रॉवर हो गया, है ना। यानी इंस्ट्रूमेंट जो क्रिएट करेंगे उसको हम ड्रॉवर बोलेंगे और जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जाता है उसको हम ड्रॉई बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये बना के मिल जाएगा, है ना, और फिर यहाँ से फिर काम आगे चलेगा। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं। अब वो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 4 तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं सेक्शन 4 क्या करता है। सेक्शन 4 ये कह रहा था कि अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट होगा इन राइटिंग। कभी भी ये सब चीजें ओरल नहीं होगा,
जब भी हम प्रोमिसरी नोट की बात करेंगे तो एक प्रोमिसरी नोट का एक पार्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है, एक पार्टिकुलर फॉर्मेट होगा, ये हमेशा राइटिंग में ही होगा, है ना, ये क्या होगा हमेशा, ये राइटिंग में होगा, इस पे स्टैम्प होता है और इस पे साइन होता है, कभी भी, है ना, इस पे डेट भी होता है, ठीक है, डेट भी होगा, पार्टी का नाम रहेगा, सब चीज़ पे लिखा रहेगा। तो ये राइटिंग में होना जरूरी है और ये इंस्ट्रूमेंट होगा। जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, अगेन मेरे दिमाग में एक बात आना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट से मतलब है कि कुछ राइट ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा इसमें, और जो भी चीज़ें उसमें लिखा जाएगा उसको परफॉर्म पार्टी को करना पड़ेगा। अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो ऐसे केस में उस पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन लिए जाएंगे। तो पहला चीज बोला है कि अ प्रोमिसरी नोट एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ओके, लेकिन फिर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखे, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, कि बैंक नोट और करेंसी नोट नहीं हो सकता, है ना। अगर हम करेंसी नोट की बात करें, है ना, तो देखना उस पर लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, राइट, है ना, आई प्रॉमिस टू पे, है ना, इतना 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 ऐसे करके उसमें लिखा रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि क्या वो करेंसी नोट, क्या वो प्रोमिसरी नोट है, क्वेश्चन इज दैट कि क्या वो करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट है, आंसर इज नो, क्योंकि जो आरबीआई एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट है आरबीआई एक्ट, उसमें क्लियर उन्होंने मेंशन किया है ना, हमको सेक्शन एग्जैक्टली अभी आई थिंक सेक्शन 14 है, उसमें 14 है आरबीआई जो एक्ट है उसमें। तो आरबीआई एक्ट में क्लियरली क्या है लिखा हुआ है कि जो करेंसी नोट है, करेंसी नोट में डील करने का अधिकार केवल और केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को होगा। यानी इस केस में, करेंसी नोट के केस में आरबीआई मोनोपोलिस्टिक रोल निभाती है, यानी कि उसमें मोनोपोली है। अगर हम उस करेंसी नोट को भी अगर प्रोमिसरी नोट मानते तो फिर हम भी उस करेंसी नोट को छाप सकते थे, हम भी अपने हिसाब से प्रोमिसरी नोट बना सकते थे, लेकिन क्योंकि वो उसमें डील करने का राइट केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, इसलिए हम करेंसी नोट को प्रोमिसरी नोट नहीं मानेंगे। इसीलिए इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, यानी कि प्रोमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन इसमें बैंक नोट और करेंसी नोट शामिल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग इन चीजों को, यानी कि करेंसी नोट और बैंक नोट को एक्सक्लूड किया गया, और इसमें डील करने का अधिकार केवल और केवल आरबीआई के पास है। और क्या लिखे हम इसमें, अ प्रोमिसरी नोट एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। हम बात ही कर रहे थे कि जब भी हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, ध्यान रखे बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा अनकंडीशनल होगा। क्या होगा, अनकंडीशनल होगा, कभी भी हम इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे सेलर ने बायर को उधार बेचा था, अब इस प्रोमिसरी नोट में बायर ये नहीं लिख सकता है कि हमने जो माल खरीदा है बिक जाएगा तो पैसा दे देंगे, नो, ऐसा कंडीशन आप उसमें नहीं लगा सकते कि माल बिक जाएगा तो पैसा दे देंगे, अगेन कंडीशन हो गया। आपको स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि आप किस दिन पैसा दोगे, है ना, कंडीशन हम नहीं लगा सकते। चले आगे बढ़े, यहां पे अगर उधार दिया तो राधा ये नहीं बोल सकती है कि मेरे पास पैसा होगा तो हम दे देंगे, ये कौन सा बात हुआ, पैसा होगा तो दे देंगे, अगेन कंडीशन है, अब कब होगा नहीं होगा हमको क्या पता, है ना, इसलिए हम कभी भी इसमें कंडीशन नहीं लगा सकते। तो यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। नेक्स्ट, उसके बाद कहता है कि साइंड बाय द मेकर, है ना, ये जो ड्रॉर है ना, प्रोमिसरी नोट बनाता कौन है, तो इसी को हम मेकर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रॉवर को मेकर भी कहेंगे, क्योंकि प्रोमिसरी नोट या तो डेटर बनाएगा या तो बोरोवर बनाएगा। तो बोलता है कि साइंड बाय द मेकर, यहां पे हमने जो साइन की बात की ना, यहां पे जो साइन की बात की ना, यहां पे जो प्रोमिसरी नोट बनाएगा उसका साइन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक सिग्नेचर नहीं होगा, हाउ वी कैन ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट, हम कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ उसके द्वारा है ना, इसलिए उसका सिग्नेचर होना भी जरूरी है। नेक्स्ट, अब कहता है कि ये तो हो गया इंस्ट्रूमेंट की बात, टू पे अ सर्टेन, है ना, किस लिए ये बनता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, बोलता है कि ये इसलिए बनता है कि यह एक इसमें सर्टेन सम ऑफ मनी, है ना, एक कुछ पार्टिकुलर टाइम अमाउंट मेंशन रहेगा, है ना, सर्टेन सम ऑफ मनी, है ना, किसको पे करना है, इसको पे करना है, ठीक है, या इसको पे करना है। सर्टेनिटी है, हमने पढ़ा था कि टाइम और अमाउंट सर्टेन होना चाहिए,
पार्टी भी सर्टेन होना चाहिए, किसको पैसा देना है ये लिखा होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे कि ये मेंशन इसमें रहेगा, है ना, कि कितना पैसा देना है और किसको देना है। प्राइमा फेसी ये पैसा देना किसको है, सेलर को देना है या हम लेंडर को देंगे, यही होगा। आगे पढ़ते हैं। बोला इन्होंने कि टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू, और अब आगे देखना, ओनली टू और, है ना, फिर क्या कहा, और टू द ऑर्डर ऑफ, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ओके, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब गौर से सुनते हैं अब आगे क्या कर रहे हैं। तो सर समझ में आ गया कि सेलर ने बायर को माल बेचा, है ना, बायर ने प्रोमिसरी नोट बनाया, किसके नाम से, सेलर के नाम से, सेलर को पैसा दे दिया, खत्म हो गया काम। लेकिन इतना ही नहीं है, आगे के लाइन में वो ये कह रहा है कि अगर इस प्रोमिसरी नोट को बनाते समय, गौर से सुनना यहां पे, कि अगर इस प्रोमिसरी नोट को बनाते समय सेलर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, किसको, बायर को, सेलर के द्वारा बायर को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि भाई ये 30 दिन के बाद तुम पैसा हमें नहीं देना, है ना, मेरा भी मतलब ये जो सेलर है ये भी कहीं से माल खरीदता है, मान लेते हैं ये जो सेलर है ये भी कहीं से पार्टिकुलर व्यक्ति से माल खरीदता है ना, जो ये सप्लाई करता है माल, ये इसको माल देता है। अब एक्स ने माल किसको दिया, इस सेलर को दिया, है ना, नामकरण भी कर देते हैं, वाई है और ये जेड है, राइट। तो एक्स ने माल वाई को दिया, वाई ने जेड को दिया, है ना। तो जब वाई और जेड के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो एक तो है कि सीधा जेड वाई को पैसा दे दे, कहानी खत्म। इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्रोमिसरी नोट बनाते समय ऐसा भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय वाई, है ना, जो प्रोमिसरी नोट बनाए जाएंगे जेड के द्वारा, है ना, वो किसके फेवर में, इन द फेवर ऑफ एक्स, किसके फेवर में, एक्स के फेवर में। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब वाई जेड से ऐसा कहेगा, है ना, कि ये पैसा 30 दिन के बाद आप हमें न दे करके आप किसको दे देना, एक्स को दे देना। ऐसा भी हो सकता है प्रोमिसरी नोट में, ऐसे भी प्रोमिसरी नोट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन में भी सारी चीजें लिखी हुई है। कहता है अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker, है ना, signed by the maker to pay a certain sum of money only to, जहां पे only to है that means डायरेक्ट बात करता है, इसकी बात करता है, और to the order of, और to the order of, किसके ऑर्डर से, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली इसका ही है,